वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। भाई आज की वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 3 चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, आंकड़ों का संगठन। अच्छा ये बताइए, मेरे चैनल पे आप आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चलिए, अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने अपनी चैनल की बात क्यों उठा दी पढ़ाई के बीच में? मैंने चैनल की बात इसलिए उठाई क्योंकि इसके पीछे मुझे कुछ बताना है आपसे। देखिए, आप जब मेरी चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको क्या नज़र आता है? ऊपर की जो बार पे होता है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, अबाउट और एक आध चीज़ होती है, ध्यान नहीं आ रही है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 11th के स्टूडेंट हैं, आप अगर कोई अपने चैप्टर को खोज रहे हैं, मेरे वीडियो में खोज रहे हैं कि मैम ने वीडियो बनाया है क्या उसका, चलो देख लिया जाए, या फिर क्वेश्चन आंसर का बनाया है क्या, तो आप जब आते हैं मेरे चैनल पर तो करते क्या हैं? वीडियो में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो है भाई, 12th के लिए भी है, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, मोटिवेशनल भी है। तो आप उलझ के रह जाएंगे, आप झुंझला जाएंगे, बोलेंगे मैम ने बनाया भी तो पता नहीं कहाँ रखा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट पे जाइए, बगल में प्लेलिस्ट भी होगा वीडियो के बगल में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको करीने से लगी हुई वीडियो नजर आएंगी। करीने से लगे होने का क्या मतलब है? आपको 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स, 11th का, 10th का, ऐसे करके हेडिंग वाइज अलग अलग वीडियो एक प्लेलिस्ट में कम से कम दो तीन वीडियो से लेकर के 10 वीडियो, 15 वीडियो ऐसे नजर आएगी। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको आइडियाज चाहिए, स्टडी के टिप्स चाहिए, तो आप उसकी हेडिंग का जो अलमारी बनी हुई है, छोटा सा प्लेलिस्ट बना है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप 11th के हो, 12th के हो, 10th या 9th के, या फिर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए चाहिए, जीके के ट्रिक्स चाहिए, बहुत मजेदार हैं, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब बताइए, अगर ये प्लेलिस्ट ना होता तो कोई वीडियो आपको अगर खोजनी है तो मेरे मान लीजिए कि अगर 100 वीडियो है तो उस 100 वीडियो में आपको खोजते 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 पूरा दिन लग सकता है, और आपको झुंझलाहट होगी, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। यही तो है संगठन। संगठन यानी कि वर्गीकरण। मैंने क्या किया? अपनी वीडियोस का वर्गीकरण कर दिया प्लेलिस्ट में, जहां से आपको बड़ी आसानी से आपकी जरूरत के हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, ये तो रही बात मेरी, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जरूर से, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लो भैया। अब वीडियो अच्छी लगे बाद में लाइक करते रहना, ठीक है। वो जो थम्स अप है ना, उसे नीला कर देना बाद में। तो बात करते हैं आंकड़ों के संगठन की। अब यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, ये देखिए। ये भाई साहब इतना क्लटर देख के, इतना जो इनके घर में कबाड़ है, लाइक कबाड़ ही हो गया है, ये सारे सामान है, लेकिन जब इकट्ठा इन्होंने रखा है हौच पौच करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपना सिर पकड़ लिए हैं कि भैया जो चीज़ चाहिए वो कहाँ से खोजूं मैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सारे सामान है वो क्या है? बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, इनको करीने से सजाया नहीं गया है, रखा नहीं गया है। पर जब ये भाई साहब सारी चीजों को एक रैक में या फिर करीने से सजा लेंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे कि क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स के जगह यूटेंसिल्स हैं, है ना, बर्तन की जगह बुक्स है, बर्तन की जगह बर्तन है, बुक्स की जगह बुक्स है, शूज, प्लांट्स, जो भी चीज़ें जब करीने से रख देंगे ये, तो क्या करेंगे? अब इनको मान लीजिए चमचे की जरूरत है तो वो सीधे इस रैक में जाएंगे, ये अलमारी खोलेंगे और यहाँ से चमचा उठा लेंगे। इन्हें कोई बुक चाहिए तो बुक वाले सेशन में आ जाएंगे, शूज चाहिए पहनने को तो शूज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये बिखरे हुए चीजों को वर्गीकृत कर लिया है। यहाँ पे सजाने का मतलब इन्होंने क्या किया है? उसे क्लासिफाइड कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। तो आंकड़े भी ठीक ऐसे होते हैं। आंकड़ों का अभी हमने संग्रह पढ़ा पिछले चैप्टर में, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। भाई बहुत आसान है, मैंने तो अपनी सारी वीडियो जो है उसे अच्छे से करीने से अलमारी में लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं संगठन की। तो ये बिखरे हुए जो आंकड़े होते हैं उनको अलग अलग करके वर्गीकृत करके उनको रख लिया है इन भाई साहब ने, इसलिए तो ये मुस्कुरा रहे हैं।
है ना। तो आंकड़ों का संगठन भी यही होता है। आंकड़े जो संग्रह किए गए हैं उसको कैसे करीने से वर्गीकृत किया जाए, यह हम इस पाठ में मेनली पढ़ेंगे और उसके तरीके समझेंगे कि कैसे इसको वर्गीकृत किया जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए, आंकड़े हमने समझे कि आंकड़ा क्या होता है, हमने इनका संग्रह भी कर लिया है ना, संग्रह किया था। ये संग्रहित आंकड़े जो हैं इनका क्या यूज ही तो करना है, आगे हमें इनको व्यवस्थित करके वैज्ञानिक स्वरूप देना है और इनका विश्लेषण करना है। मतलब इन आंकड़ों को हमें यूज करना है भाई। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण और सारणीयकरण करेंगे। तो यहाँ तो हम वर्गीकरण की बात करेंगे, संगठन की, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण वह सांख्यिकी पद्धति है जिसके अनुसार संकलित समंकों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, जिससे आंकड़ों के स्वभाव को समझना, उनका विश्लेषण करना तथा उनकी विशेषताओं को समझना आसान हो जाता है। अब वर्गीकरण प्रमुख रूप से निम्नांकित बातों से संबंधित होता है। देखो, अब वर्गीकरण की बात कर लें तो वर्गीकरण इस संदर्भ में, इस चैप्टर के संदर्भ में कैसे किन बातों से संबंधित है, तो ये है इसमें वर्गीकरण में होना क्या चाहिए। तो पहला है संग्रहित आंकड़ों को सजातीय वर्गों में विभाजित करना। जैसे मैंने देखा ना, जूते के रैक में ही जूता रखा। जैसे मैं अपने प्लेलिस्ट में 12th के जितने भी पार्ट हैं, लेसन है, वो 12th के ही प्लेलिस्ट में रखूंगी। तो सजातीय वर्गों में विभाजित करना चाहिए आंकड़ों को भी, ठीक है। आंकड़ों के विशाल और नीरस आकार को घटाना। भैया आंकड़े बहुत सारे हो गए आपके पास, अब उसको हम एक एक करके देखें तो बहुत नीरसता हो जाएगी। तो इसको भी घटाना। जब आप सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं तो वो चीजें कम हो जाती हैं। जैसे आपके कमरे में मान लो कि आपने कपड़े खूब सारे बिखेर रखे हैं, इधर शर्ट, इधर मोजे, इधर आपके बनियान, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें आपने इधर उधर क्लटर रखा है, तो पूरा बेड भर जाता है। यानी बेड इतना लंबा चौड़ा वो भर जाता है। लेकिन जब आप उसको व्यवस्थित करते हैं, उसे दोहरा करके रख देते हैं अपने सूटकेस में, अलमीरा में, तो वो कम जगह घेरता है कि नहीं। तो इसी तरह नीरस व आकार को घटाना, आंकड़ों के विशाल व नीरस आकार को घटाना किसका काम है, वर्गीकरण का काम है। अगला है आंकड़ों को तुलनात्मक स्थिति में लाना। तुलनात्मक मतलब कि अगर अलग अलग रूम में रहोगे तभी तो तुलना होगी। अलग अलग केस में ये कर दिए जाते हैं, अलग अलग जगह पे रख दिए जाते हैं, तो वो तुलना भी की जा सकती है कि ये अच्छा कि ये अच्छा है ना। एक सजाती मान लो कि ये ए आकार का ही है, ये बी आकार का ही है, ये सी टाइप का ही है, टाइप्स हैं ये, आकार नहीं टाइप्स ही हैं, तो इसको तुलना की जा सकती है। तो आंकड़ों को तुलनात्मक स्थिति में लाना भी वर्गीकरण का काम है। और सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना। अब सारणीयन क्या है, ये आपको चैप्टर 4 में दिखाई, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना, जैसे कि आंकड़ों के संगठन के लिए आधार प्रस्तुत किसने किया, आंकड़ों का संग्रह ने किया। आंकड़ों के संग्रह के बाद ही तो संगठन होता है, और संगठन के बाद सारणीयकरण होगा, सारणीयन होगा, और इसके लिए आधार प्रस्तुत यहां पर किया जाएगा वर्गीकरण के द्वारा, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण है, व्यवस्थित करना आंकड़ों को, ये 4 तरह से हो सकता है। कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक का मतलब, काल का मतलब समय होता है, यानी समय के अनुसार। स्थानिक वर्गीकरण यानी स्थान के अनुसार। गुणात्मक वर्गीकरण यानी गुण के अनुसार। और मात्रात्मक वर्गीकरण यानी कि मात्रा के अनुसार। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, गेहूं की पैदावार हमें ज्ञात करनी है, या हमने उसके आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो हमने क्या किया कि भाई कालानुक्रमिक, यानी कि मान लीजिए कि 2000 में इतना टन हुआ, 2005 में इतना टन हुआ, 2010 में इतना हुआ, 2015 में इतना। यहाँ हमने क्या किया, वर्ष को ले लिया, वर्ष, महीने या फिर सप्ताह, या जैसे भी आपके आंकड़े हो, जैसे आपको इकट्ठे करने हो, बस आपने क्या किया कि इसको वर्ष के हिसाब से ले, इसको काल के हिसाब से ले रहे हैं, आप समय के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो जनसंख्या जो है, जनसंख्या ली जाती है ना, जनसंख्या ही की बात, चलो जनसंख्या को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जनसंख्या हमारी हर 10 साल में होती है, 10 साल में जनसंख्या गणना होती है, जनगणना होती है। तो अभी जो पिछली जनगणना हुई थी, कब हुई थी बताइए, 2011 में, और अगली कब होगी, 2021 में होगी। तो ये जो 10-10 साल पे जनगणना होती है, ये
कालानुक्रमिक वर्गीकरण में आएगा, है ना। इसको मतलब कि समय के हिसाब से होती है। अब स्थानिक वर्गीकरण क्या हुआ, स्थान के हिसाब से जो वर्गीकरण किया जाए आंकड़ों का। जैसे कि हम ये कहें कि महाराष्ट्र में इतनी जनसंख्या है ना, और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो यहाँ क्या हमने कहा, इसी जनसंख्या को कि महाराष्ट्र की जनसंख्या मान लीजिए कि इतनी करोड़ है, गुजरात की इतनी करोड़ है, उत्तर प्रदेश या बिहार की इतनी करोड़ है। तो ये स्थान के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जनसंख्या को जब कैटेगराइज करते हैं तो वो स्थानिक वर्गीकरण में आता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि चावल की पैदावार कहाँ ज़्यादा होती है, गेहूँ की कहाँ ज़्यादा होती है, दलहन कहाँ ज़्यादा होता है, तो ये स्थान हम बोलते हैं, है ना। स्थान कहाँ, स्थान पूछते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब स्थान है। तो इसके हिसाब से हम जब जनसंख्या को बांटते हैं तो ये स्थानिक वर्गीकरण में आएगा। अब गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, देखिए गुणात्मक, जब जनसंख्या को हम किस में बांट दें, स्त्री, जनसंख्या में स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, है ना, स्त्री, पुरुष या अन्य कितने हैं, ठीक। तो ये 3 वर्गीकरण में जब हम बांट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, गुणात्मक वर्गीकरण। अब इसमें भी हम बांट दें कि स्त्री क्या है, विवाहित है या अविवाहित है, पुरुष विवाहित है या अविवाहित है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको क्या करें, गुण के आधार पे बांटते हैं, है ना। यहाँ पे हम गुण बताते हैं कि स्त्री है, पुरुष है या अन्य है, विवाहित है या अविवाहित है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक वर्गीकरण होगा। और अब मात्रात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण में क्या है, मात्रा, यानी कि जैसे इसमें क्या होता है, ऊंचाई, कि किसी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के हिसाब से अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, भार के हिसाब से इकट्ठे करके वर्गीकृत किया जाए, आयु, कितनी आयु के हैं, इसमें क्या है कि स्त्री पुरुष कितनी आयु वर्ग के हैं, है ना। जैसे कि 0 से लेकर के 10 वर्ष, 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष, 15 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष, इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं पूरी जनसंख्या को, है। आयु हुआ, आय कितनी है, कितनी आय, इनकम कितनी है सबकी, ठीक है। और अंक हुआ, अंक अगर हम छात्रों के अंक देखें कि गणित में कितना मिला, इसमें कितना मिला, तो ये सारी चीजें क्या है, मात्रात्मक, मात्रा कितनी है, ठीक। भार कितना है, आयु, आय, अंक, ये सारी ऊंचाई, भार, आयु, आय, अंक, ये जो चीजें होती हैं वो मात्रा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। सबसे पहले हम संख्यात्मक वर्गीकरण को ही आधार बना के चलते हैं, ठीक है। ये सारणी आपके बुक में दी हुई है, आपके चैप्टर में दी हुई है, मैं इसी को उठाती हूँ। इसमें किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक हैं, गणित में प्राप्त अंक हैं। अब ये 100 छात्र हैं, ठीक। सबसे पहले तो 100 छात्र सुन के ही लग रहा है अरे बाप रे 100 छात्र, कोई बात नहीं, 100 छात्र होते हैं, ठीक है। अब 2-3 सेक्शन को मिला के होंगे भाई। तो अब इन्होंने क्या किया, 47 कोई पाया, 60 पाया, 42, 64, 62, 70। अब आपकी बैटरी यहाँ लो होने लगेगी, यानी कि आपको उलझन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी कि ये मैं क्या करूं, इतने अंक पाए तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ये जो यहाँ कबाड़ पड़ा हुआ है, सॉरी टू से कि मैं इसे कबाड़ बोल रही हूँ, मैं इसे कबाड़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। ये क्या है, अपरिष्कृत है। आंकड़े कैसे हैं, अपरिष्कृत हैं, यानी कि इन्हें परिष्कृत नहीं किया गया है, सजाया नहीं गया है, इन्हें कायदे से रखा नहीं गया है, तो कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया है, वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये आंकड़े क्या है, अपरिष्कृत। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। इसे या तो आरोही क्रम दे दें या अवरोही क्रम दे दें। आरोही का मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। इस तरह से करके छोटे से लेके बड़े के रूप में चलते हैं। और अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब एक रूप में हमें देना होगा इन्हें, ठीक है। आप गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते हैं, मतलब कि किस ऑर्डर में, आरोही क्रम में पढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। और उल्टी गिनती जो आप याद करते थे कक्षा 5 में 4 में, वो कैसी होती थी, 100 99 98 97 96 95, है ना, यानी वो 100 से, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती थी। तो एक ऑर्डर तो होना चाहिए, है कि नहीं, किसी भी चीज का। तो यहाँ आंकड़ों का भी एक ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले तो यही हमें काम करना है कि इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा।
चार्ट में आपको दिखाती हूँ तालिका। इसमें कृषि जोतों की प्रति हेक्टेयर उपज दिखाई जा रही है। ये उपज भी देखिए तो अपरिष्कृत है, ये बिल्कुल इधर उधर है, आप इससे कोई निष्कर्ष नहीं लगा सकते। तो इसे हमें क्या करना है कि आरोही अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं इसी चार्ट को लेके। इसको जब हमने व्यवस्थित कर लिया आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप देख रहे हैं कि छोटे से बड़े की तरफ गया है। ये पूरा आंकड़ा हमने व्यवस्थित किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक नज़र में देखें, ये पहले तो आप जान लीजिए 44 आंकड़े हैं, ठीक है, 44 है या 44 हैं। अब 44 जोतों में गेहूं की जो न्यूनतम औसत उपज है वो क्या है? न्यूनतम औसत उपज ये है 4, न्यूनतम यानी सबसे कम क्या है? 4 है, ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और उच्चतम औसत कितना है? 8.20, ठीक। ये क्विंटल प्रति हेक्टेयर आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों का अंतिम मान है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अधिकतम न्यूनतम उपज का अंतर कितना होगा? तो 8.20 ये जो उच्चतम है, और न्यूनतम कितना है? 4.00। तो यह जो मान है वो कितना आ जाएगा? 4.20 क्विंटल, ठीक। तो यहाँ पे जो 4.20 है वो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतम उपज है उसके दूने से भी अधिकतम उपज क्या है? 8.20, तो इससे दूने से भी ज़्यादा है, ठीक है, दूना है, बिल्कुल इसका दूने से भी ज़्यादा है। अर्थात कृषि जोतों की औसत उत्पादकता अत्यधिक अंतर है, औसत उत्पादकता में अत्यधिक अंतर है, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं। इस चार्ट से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि कुछ जो आंकड़े हैं वो तो प्रारंभ में गैप है उनमें, देखिए 4 से 5, 5 से 5 20, 5 से 20, फिर है 5.39। तो यहाँ पे तो गैप आ रहा है, लेकिन उसके बाद निरंतरता आ रही है। देखिए 5.40, 5.40 2 बार आया है, फिर 5.50, ठीक है, एक बार 5.60 एक बार, फिर 5.70 है जो यहाँ पे 3 बार आया है लगातार, ठीक है। और 5.80 है जो यहाँ लगातार कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 5.90 यहाँ 4 बार आया है। 5.00 एक बार आया है, फिर 6.00 यहाँ 5 बार आया है। और 6.10 है वो 4 बार आया है। 6.20 है वो 3 बार आया है। 6.30 4 बार आया है, और 6.40 3 बार आया है। तो यहाँ कुछ आंकड़ों में यहाँ क्या हुआ है? निरंतरता हुई है। अब याद कीजिए मैंने शुरू में क्या बताया था कि वर्गीकरण का या इस चैप्टर का ही पूरा हमारा उद्देश्य क्या है? आंकड़ों कबाड़ है, मेरे शब्दों में। आप ये जो कबाड़ है इसको छोटा कैसे करें, इसको सजाएं कैसे? तो सजा तो दिया हमने भाई, यहाँ पे क्या किया हमने? आरोही अवरोही क्रम हम ले सकते हैं, यहाँ हमने आरोही लिया, इसको करीने से लगा दिया। लेकिन दूसरा भी उद्देश्य है, क्या है? छोटा करना, आंकड़ों के बड़े और नीरस आकार को छोटा करना। तो यहाँ पर देखिए जो चीजें 2 बार आ रही हैं उसको हम यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी का नाम है क्या? बारंबारता वितरण। अब हम आपको बताएंगे बारंबारता वितरण क्या है। बारंबारता थोड़ा सा यहीं भी समझ लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके सामने है कि एक चीज बार बार आए, एक चीज बार बार आए, ये 3 बार आया है, तो 3 के बदले हम एक ही बार ना लिख दें इसे, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ ये जो 3 बार हमने फैलाया है वो एक ही बार बस फैलाना होगा, और उसके सामने कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे जो समझ में आ जाएगा कि ये 3 बार हो रही हैं। यानी यहाँ पे अब हम आकार को छोटा करने की बात करेंगे। चलिए करते हैं। जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा अभी आपने देखा कि इतने ज़्यादा आंकड़े थे अवरोही अवरोही क्रम में, तो हमने रख लिया, दोनों क्रम में रख सकते हैं हम, लेकिन इतनी अधिक है तो इनको हम और व्यवस्थित करने के लिए, जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो आंकड़े को फ्रीक्वेंसी टेबल्स के रूप में रखा जाता है, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है आवृत्ति सारणियों के रूप में, और फिर हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो सांख्यिकी चर की प्रकृति के अनुसार आवृत्ति सारणी के 2 प्रकार होते हैं। पहला विच्छिन्न आवृत्ति वितरण यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है अविच्छिन्न या सतत आवृत्ति वितरण कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये 2 है। अब मैंने अभी कहा सांख्यिकी चर की प्रकृति के अनुसार, यानी कि ये जो सांख्यिकी चर हैं हमारे, जो भी हम चर ले लें, सांख्यिकी चर हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होते हैं विच्छिन्न और दूसरा होता है सतत।
ये चर होते हैं विच्छिन्न चर और सतत चर। जैसे आपके उसमें बुक में जो है इसे विविक्त लिखा हुआ है, इसे विविक्त भी कह सकते हैं, विविक्त और संतत लिखा हुआ है। तो संतत सतत यानी कि इंग्लिश में एक है कॉन्टिन्यूअस और इसका डिस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दो टाइप के चर होते हैं। तो चलिए ये वितरण तो हम अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम इसे थोड़ा समझ लें क्योंकि आपके बुक में है ये। सतत कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, मान लीजिए कि कोई मान हम 90 से 150 लेते हैं। मान लीजिए किसी छात्र का जो कद है वो 90 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वो 90 है उसके बाद सीधे 150 हो गया? नहीं, वो सतत चलता रहा 90 से 150 के बीच में। उसका 100 हुआ होगा, उसके बाद वह 120 हुआ होगा, उसके बाद 130 हुआ होगा, मतलब और इनके बीच में भी वो अपने कद को बढ़ा रहा होगा। ऐसा नहीं कि 120 से सीधे 130 हो गया, है ना। तो यहाँ क्या समझ में आई बात कि ये सतत चर है। इस तरह के चर जैसे कि हमारा कद हो गया या ऊंचाई हो गई जो कि सतत चलती है ना। तो भार है, समय है, दूरी है यहाँ पे सतत चर में जैसे कि भार है, किसी चीज़ का भार बढ़ रहा हो, समय है वह, अगर हम कहें कि 12 बजे दिन का 12 बजे, उसके बाद शाम के 6 बजे तक, ठीक है, तो क्या ये सीधे 12 से 6 हो गया? नहीं, इसके बीच में ये चलता रहा। एक एक सेकंड के भी माइक्रो सेकंड चल रहा है, यहाँ सतत क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्या हो गए? सतत चर हो गए। और विविक्त चर क्या होते हैं? विविक्त चर एक निश्चित मान के होते हैं। इनका क्या होता है? एक निश्चित मान होता है। जैसे कहा जाए कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वह 1 से लेकर के 5 बच्चे हैं, मान लीजिए हो गए, तो आप क्या कहेंगे? 1 से 2, 3, 4, 5। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पूरा का पूरा लेते हैं। 1 से 2 या 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो बीच में आधा या दशमलव में नहीं हो सकते हैं, पूरे के पूरे होंगे, है ना। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, अगर किसी कक्षा में छात्रों की संख्या अगर ली जाए तो आप मान लीजिए कहते हैं कि 25 है, तो 25 है, यहाँ पर 24 से 25, उससे पहले 23। समझ रहे हैं? यह पूर्ण का पूर्ण मान है। यहाँ पे हम 24.1 फिर 24.2 ये तो नहीं कर सकते ना, छात्र तो पूरा का पूरा होगा, उसे तो हम टुकड़े में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि इसके निश्चित मान होते हैं, विविक्त चर होता है। ये एक से दूसरे पे उछालों के द्वारा जाते हैं, रेंग के। यहाँ बस इतना सा समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है? धीरे 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 चल के एक से दूसरे मान पे पहुंचा जाता है, यहाँ उछल के दूसरे मान पे पहुंचा जाता है। यहाँ कछुआ है और यहाँ क्या है? खरगोश है। समझ गए बात को? खरगोश क्या होता है? एक मान से दूसरे पे उछला, तीसरे पे उछला, ऐसे वो पहुंचता है, वो रेंगता नहीं। कछुआ धीरे धीरे हर मान को रेंगे। तो सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसकी सारणियों को, फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों को। आवृत्ति या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी क्या है? मूल आंकड़ों यानी कि रॉ डेटा जो है में किसी विशिष्ट मान की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उस संख्या को हम आंकड़ों के विशिष्ट मान की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने चार्ट में दिखाया था, एक चीज़ 4 बार, 3 बार, 2, 5 बार ऐसे आ रही थी, तो यह आवृत्ति हो रही थी, इसी को हम बारंबारता कहते हैं। वीडियो भाई बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को द एंड करते हैं आज, लेकिन इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है परसों तक तो पक्का आ जाना चाहिए। और चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। और वीडियो अच्छी लगी हो ये तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो भाई फिर से कहूँगी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में अगली वीडियो में। गुड बाय।